हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर 1 में अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। लेक्चर 1 में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज रिप्रेजेंट करता है। फिर अपन ने देखा कि कैसे अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर सकते हैं। और लास्ट में अपन ने कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक या दो या तीन सिंपल प्रॉपर्टीज देखी थी। और लास्ट में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था डेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट में से एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपको ए सेक्शन कंप्लीट करना था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ज्यादातर बच्चों से हो गया होगा वो, क्योंकि क्या है कि वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करके ही था। तो आइए पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का ए सेक्शन। पहले अपन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ए लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो A1 में सारे क्वेश्चंस इजी है। A1 का फर्स्ट हो गया होगा, अलग अलग करके इंटीग्रेट करना है। सेकंड वाला सीधे सीधे डायरेक्ट इंटीग्रल अपन को पता है। A1 के थर्ड में आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x को आप दोनों टर्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो और हर एक इंटीग्रल को आप इंडिविजुअली इवेल्युएट कर लो। A1 के फोर्थ को देख लेते हैं अपन। A1 के फोर्थ एक हिंट दे देता हूं मैं कैसे इवेल्युएट करेंगे। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 x इंटू यहां पे लिखा हुआ है cos ऑफ tan इनवर्स x dx। कैसे इवेल्युएट करेंगे इसको, सिंपल सी बात है। आप एक काम करो, आप tan इनवर्स x को t बोल दो। तो आपने x को क्या बोल दिया है, x को आपने tan t बोल दिया है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू tan t। और अगर dx निकालोगे तो tan t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर t, ये dt हो जाएगा। x को 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। और x को 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो आपके इंटीग्रल की लिमिट्स क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के π/4 आपका इंटीग्रल आ जाएगा। x को आप क्या लिखोगे, x को आप tan t लिखोगे इनटू cos ऑफ tan इनवर्स x को आपने क्या बोल दिया है, tan इनवर्स x को t बोल दिया है, इनटू cos t बोल दिया है। और इनटू dx के बदले क्या रिप्लेस करोगे बेटा, तो sec स्क्वायर t dt। तो अब ये पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल हो गया जो अपन बड़े आराम से इवेल्युएट कर सकते हैं। एक cos t और एक sec t कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos t और एक sec t कैंसिल आउट हो जाएगा। tan t को आप लिखो क्या, sin t अपॉन cos t। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 ये आ जाएगा sin t। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे cos t आएगा, नीचे cos t आएगा अपॉन cos स्क्वायर t dt। तो आप देखो cos t को एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लो तो cos का डेरिवेटिव ऊपर sin t dt पड़ा हुआ है माइनस साइन के साथ, तो वो अब एडजस्ट करके आप बड़े आराम से इंटीग्रल इवेल्युएट कर सकते हो। A4 का फिफ्थ, ये भी आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, इसको भी देख लेते हैं। इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। अगर अपने पास I इक्वल टू ऐसा इंटीग्रल आता है बेटा, A से लेकर के B, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है x माइनस a टाइम्स b माइनस x dx। और यहां पे उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि a की वैल्यू b की वैल्यू से कैसी है बेटा, बड़ी है। तो ऐसे इंटीग्रल को कैसे इवेल्युएट करते हैं अपन, इसको इवेल्युएट करने के लिए अपन एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। x को आप बोल दोगे a साइन स्क्वायर थीटा, x को बोल दोगे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इवेल्युएट करने के लिए। तो आपको दो चीजें पता लगेंगी। सबसे पहले तो आप dx निकाल लो, dx निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बन जाएगा वो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो यहां पे भी साइन 2 थीटा बनेगा। तो दोनों में साइन 2 थीटा तो आएगा ही आएगा, बस यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस b और इंटू क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास d थीटा आ जाएगा, dx बाई डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंशिएट कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये इंटीग्रल इवेल्युएट करने जाऊं तो मुझे दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, x माइनस a और b माइनस x का वैल्यू। x माइनस a का वैल्यू भी निकाल लो, x माइनस a का वैल्यू निकालोगे तो a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर में से आप a सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, x माइनस a का वैल्यू x ये था, s को मैंने साइन लिखा है और c को मैंने कॉस लिखा हुआ है। तो यहां से और यहां से क्या होगा, a कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब वो कितना हो जाएगा बेटा, वो माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा b माइनस a। तो पूरा मिटा के लिख देता हूं मैं, पूरा मिटा के। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा b माइनस a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस ए की। एग्जैक्टली सिमिलरली आप b माइनस एक्स को भी इवेल्युएट कर लो। अगर b माइनस एक्स इवेल्युएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा b माइनस a साइन स्क्वायर माइनस b कॉस स्क्वायर। तो यहां से b कॉमन आ जाएगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर। तो देखो ये फिर से क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है b माइनस ए इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब आप देखो जब आप ये सारे सब्स्टिट्यूशन को आप यहाँ पे यूज करोगे तो क्या आपको दिख रहा है ये इंटीग्रल बड़े आराम से इवेल्युएट हो जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करना नहीं भूलिएगा, x के बदले a डालोगे लोअर लिमिट, तो आपके पास क्या आएगा, a साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ तो a कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो a कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो वो दोनों चीजें बराबर कब हो जाएंगी, जब कॉस थीटा 0 होगा, ध्यान रखना। तो कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा π/2 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा π/2 आ जाएगा। अगर x के बदले b डालोगे, x के बदले b पुट करोगे तो b cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो b माइनस b cos स्क्वायर थीटा करोगे तो b sin स्क्वायर थीटा होगा, तो b sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा क्या होगा, sin थीटा 0 होना चाहिए, तभी दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा sin 0 पे। यहां पे डाल दो स्क्वायर रूट ऑफ अंदर कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू dx के बदले डाल दो साइन 2 थीटा इंटू a माइनस बी इंटू डी थीटा। देखो ये इंटीग्रल बड़े आराम से इवेल्युएट हो जाएगा। अब ये आएगा साइन 2 थीटा इंटू a माइनस बी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा डी थीटा। ये स्क्वायर रूट ले लो और इसको बाहर निकाल लो तो यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, जो कि बड़े आराम से साइन 2 थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इंटीग्रल अब इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन यूज करके अपन को इसको इवेल्युएट करना है। आइए अगला देखते हैं। a6 बड़े आराम से आप कर लोगे, 1 बाय क्वाड्रेटिक है, नीचे लिख लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ चुका है वो। 7th तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। 8th में आप क्या करोगे, 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। तो आप 8th में क्या कर लो, 8th में यार सिंपल कॉस थीटा को t बोल दो। इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा लिखा था ना, तो उसको लिख लो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो ये तो इसका तो एडजस्टमेंट लग गया। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम करो, पूरे में कॉस थीटा को क्या डाल दो बेटा, टी डाल दो, तो ये इंटीग्रल बड़े आराम से इवेल्युएट हो जाएगा, है ना। इसके आगे आप बड़े आराम से कर सकते हो इसको इवेल्युएट। 9th वाला भी एग्जैक्टली सिमिलरली आप देखो, 9th वाले में आप कैसे डील करोगे, 9th वाले को भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स dx। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे तरीके, एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, ऊपर -1 और +1 कर दो। तो ऊपर -1 +1 करने से ये क्या हो जाएगा, पहला इंटीग्रल हो जाएगा 0 से 4 एक्स स्क्वायर -1 के नीचे ये लिखो, तो x -1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फैक्टराइज हो गया और नीचे आएगा x प्लस 1। और दूसरा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, प्लस दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा 0 से लेकर के 4, 1 के नीचे 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये dx हो गया। तो दोनों इंटीग्रल बड़े आराम से इवेल्युएट हो गए। x प्लस 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, x -1 को आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो और dx अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल तो आपका आता ही है। ठीक है, समझ आई बात। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। ये अपन ने a1 देखा, A2 में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, सिंपल सी बात है। A2 के पहले में फर्स्ट फंक्शन को 1 मान लो, फर्स्ट फंक्शन को साइन इनवर्स x मान लो, सेकंड फंक्शन को 1 मान लो, बड़े आराम से हो जाएगा इंटीग्रेट। सेकंड वाले में, A2 के सेकंड वाले में सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है। A2 देख रहे हैं, A2 का सेकंड वाला, A2 के सेकंड में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 से 2 ln x बाय x dx बाय x, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं अपन, या तो आप सीधे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, तो पहले एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। आप एक काम करो, ln x को आप t बोल दो, तो आपके पास x कितना आ जाएगा बेटा, e का पावर t, और साथ में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाय x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे यूज करो तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 था, तो x के बदले 1 डालोगे तो ln 1 0 हो गया। अपर लिमिट 2 है, 2 डालोगे तो ये क्या हो गया बेटा, ln 2 हो गया। अपने पास क्या आएगा, ln x को अपन ने t डाल दिया है, dx डिवाइडेड बाय x को अपन क्या डाल सकते हैं बेटा, dt डाल सकते हैं, और नीचे एक और एक्स्ट्रा x बच गया, x को क्या डाल दोगे बेटा, e की पावर t डाल दोगे। e की पावर t को ऊपर ले लो तो t इंटू e की पावर माइनस t हो जाएगा। आपको पता है कि आप इसमें बड़े आराम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के ln 2 t टाइम्स e का पावर माइनस t dt, खत्म हो गई कहानी। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना सबको आता है, सिंपल सी बात है, आप उसमें लिमिट्स डालोगे आपका आंसर आएगा। चलो थर्ड वाला डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो, सिंपल है।
a2 का फोर्थ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। a2 का फिफ्थ देख लेते हैं अपन, a2 का फिफ्थ में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2। ये आपने इनडेफिनेट में पढ़ा होगा, इसको इवेल्युएट कैसे करना है, x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको कैसे इवेल्युएट किया जाए, इसको इवेल्युएट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला क्या होती है, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ये। तो आपके पास आपका इंटीग्रल, अगर मैंने इसको आई बोल दिया तो ये क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाई 2। एक्स के नीचे ये लिखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और दूसरा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2। साइन एक्स के नीचे ये वाला आदमी लिख दो, साइन एक्स को लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx लिखा हुआ है साथ में। तो आपका इंटीग्रल आई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 एक्स बाई 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, प्लस यहां पे दूसरा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाई 2। यहां पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos x बाई 2 एक cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan x बाई 2 dx बच जाएगा। ठीक है, अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो tan x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2, और इंटू एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, हाफ। क्या आपको दिख रहा है कि वो यहां पे पड़ा हुआ है, क्या आपको दिख रहा है वो यहां पे पड़ा हुआ है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हाफ। तो क्योंकि tan x बाई 2 को डिफरेंशिएट करने से ये वाला आदमी आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, जिसमें x को फर्स्ट फंक्शन बोलता हूं और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 को मैं सेकंड फंक्शन बोल देता हूं, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन। तो अपने पास ये वाला इंटीग्रल क्या आएगा, ये वाला इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन कितना हो गया, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan x बाई 2, और x बाई 2 के डेरिवेटिव से अपन डिवाइड करेंगे, हाफ से डिवाइड करेंगे। यहां पे x बाई 2 पहले से था और इसके इंटीग्रेशन में हाफ से डिवाइड करेंगे, और इसके ऊपर लिमिट लगेगी 0 से लेकर के पाई बाई 2। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो अपने पास क्या आ जाएगा, tan x बाई 2 अपॉन नीचे आएगा हाफ और डिवाइडेड बाय 2 तो था, ये इंटीग्रल आएगा 0 से पाई बाई 2 dx। और पहले से आपके पास क्या पड़ा हुआ था, प्लस साइन के साथ 0 से लेकर के पाई बाई 2 tan x बाई 2 dx। बस काम खत्म हो गया। क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाफ और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस साइन के साथ जो इंटीग्रल आ रहा है वही प्लस साइन के साथ आ रहा है, ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट डालने से आंसर आ जाएगा, जो भी आई का वैल्यू होगा वो। ये शायद आपने पढ़ा होगा, ये उस टाइप का फंक्शन होता है कि ये देखो, अगर मैं ये देखो क्या लिखा हुआ है, x इंटू ये जो चीज लिखी हुई है, इसको अगर मैं f डैश एक्स बोलूं और इसको मैं एफ एक्स बोल दूं, तो ये उस टाइप का फॉर्म है, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है, अगर आपको पता हो तो x इंटू एफ एक्स होता है। ठीक है, तो आप जैसे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी डिराइव कर सकते हो, अगर आपको वो फॉर्मूला बताए तो डायरेक्टली उससे कर लो। चलो ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ बहुत आसान है, x को क्या डाल दो बेटा, tan थीटा डाल दो, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। और सेवेंथ में भी आप tan इनवर्स x को अज्यूम कर लो t, तो वो इंटीग्रल भी बड़े आराम से हो जाएगा बाय पार्ट से। ठीक है, चलो A3 देखते हैं। A3 में पहला वाला आराम से हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको 1 अपॉन e की पावर x लिख के मल्टीप्लाई कर लो। जैसे A3 का फर्स्ट देख लेते हैं अपन, एक बार सिंपल बस हिंट दे देता हूं, 0 से लेकर के इंफिनिटी dx अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स लिखा है, e की पावर माइनस एक्स को लिख लो 1 अपॉन e का पावर x। तो 1 अपॉन e का पावर x लिख के अगर इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के इंफिनिटी, ऊपर आ जाएगा e की पावर x dx अपॉन नीचे आएगा e का पावर 2x प्लस 1। अब एक काम करो, इसमें e की पावर x को t बोल दो, तो e का पावर x dx dt ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बहुत आराम से इंटीग्रेट होगा। सेकेंड 0 से 1 x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ये है ना उसी के जैसा है, A1 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, A1 का 9th, उसी के जैसा है। जैसे वहां पे प्लस माइनस 1 किया था ना न्यूमरेटर में, यहां पे भी वही काम करना है, ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस 1 प्लस 1 करो, बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला कैसे करोगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाले में क्या करोगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2, ये सारे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड्स है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, अगर फैक्टराइज कर दूं तो cos x प्लस 1 इंटू लिखा हुआ है cos x
प्लस 2 और इसके साथ क्या लिखा हुआ है बेटा, dx लिखा हुआ है। अब आप देखो पूरे इक्वेशन में आपको cos x के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे sin x dx लिखा हुआ है, बस खत्म हो गई कहानी। cos x को t बोल दो सीधे, cos x को जैसे ही आप t बोलोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, dt। ये देखो sin x dx पड़ा हुआ है, इसको माइनस dt डाल देना तो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये t अपॉन t+1 इंटू t+2 और उसके साथ dt बन जाएगा। तो उसके बाद तो आपको आता ही है उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, बहुत आराम से पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये अपना हो गया थर्ड क्वेश्चन A3 का। आगे देखते हैं A3 का फोर्थ, बड़े आराम से cos की पावर 4 थीटा से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। A3 का फिफ्थ भी आपको पता है, A3 के फिफ्थ को कैसे डील करोगे बेटा, A3 के फिफ्थ को आपको डील करना आता है, कैसे करोगे। ऊपर लिखा है 0 से π/4 इंटीग्रेशन की लिमिट्स है, ऊपर लिखा हुआ है बेटा sin x प्लस कोसाइन x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 9 प्लस 16 टाइम्स sin 2x। ये आपको सिखाया होगा इंडेफिनिट में अपन कैसे डील करेंगे इसको। अपन ऊपर वाले को इंटीग्रेट करके जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको t बोल देंगे, sin x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास sin x और इसको अपन क्या बोल देंगे t। क्यों ऐसा क्यों किया अपन ने, ताकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा, सिंपल सी बात है। आप देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, sin x और प्लस यहां पे आ जाएगा cos x और इनटू हो जाएगा dx इक्वल टू सामने की साइड क्या आ जाएगा बेटा dt। तो sin x प्लस cos x इंटू dx तो dt बन जाएगा। बस अब sin 2x को आपको t के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, हो गया काम, ये आपको आता है। इसको स्क्वायर कर लो दोनों साइड, इसको स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा। मिडिल टर्म कितना आएगा बेटा, माइनस sin 2x आ जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो sin 2x को आप रिप्लेस कर सकते हो, sin 2x हो जाएगा आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर। उठा के sin 2x को इसमें पुट कर दो तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बन जाएगा सीधे सीधे, जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस 2 sin x प्लस cos x। ये भी आपको पता है sin x और cos x को किस में कन्वर्ट करना है, tan x/2 के टर्म्स में, और tan x/2 को t पुट कर देना। ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया था, ठीक है। अगला सेवेंथ वाला x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x को a साइन थीटा डाल दो या a कॉस थीटा डाल दो। और एथ वाला फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे A2 का लास्ट था, tan इनवर्स x को आप क्या करो t बोल दो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा और बाद में बाय पार्ट्स लगा लो, ठीक है। चलो A4 का फर्स्ट फिर से वही e की पावर माइनस एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। A4 देख लेते हैं, A4 का फर्स्ट हल्का सा हिंट दे देता हूं, 0 से लेकर के a, यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, अपन को a का वैल्यू निकालना है सच दैट dx अपॉन e का पावर x प्लस 4 अपॉन e का पावर x, 4 इंटू e का पावर माइनस एक्स था उसको ऐसे लिख लिया प्लस 5। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ln क्यूब रूट ऑफ 2 मतलब 2 का पावर 1/3। यार e की पावर x से मल्टीप्लाई दे दो, अगर e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पे e का पावर x आएगा, यहाँ पे e का पावर 2x हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर e का पावर x आ जाएगा। अब e का पावर x को आप क्या कर दो बेटा, t बोल दो तो e का पावर x dx। देखो e का पावर x का फायदा पता है क्या होता है, उसका डेरिवेटिव वो खुद ही है ना। तो e का पावर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज करो, 0 डालोगे तो 1 आएगा, a डालोगे तो e का पावर a आएगा, ऊपर हो जाएगा dt, नीचे क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ln 2 का पावर 1/3। बस ये आपको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आता ही है, इसकी वैल्यू निकालो, उसमें ये लिमिट्स पुट करो और दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है। और A4 का सेकंड, A4 के सेकंड में क्या दिया गया है, A4 के सेकंड में एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है, जिंदगी आसान हो जाएगी एकदम। 0 से लेके इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है π/2 और जो उसने है ना मतलब नंबर्स दिया है ना वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आपको कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। π/2 का पावर 1/3, x का पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू क्या लिखा हुआ है बेटा, dx लिखा हुआ है। फील आनी चाहिए कि यहाँ पे देखो पावर 1/3 है, यहाँ पे एक्स क्यूब, ये लोग चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रहे हैं आपसे कि एक्स क्यूब को t पुट करो। अगर आप एक्स क्यूब को t पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3x² dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ये x की पावर 5 लिखा है ना, मुझे पता है dx के साथ मुझे 2x की जरूरत है, तो एक काम करते हैं 5 को मैं ऐसे कर देता हूँ 3 इंटू dx के साथ मैं 2 चिपका देता हूँ, x² dx। सारा मामला सेट हो गया, सारा मामला सेट हो गया। लिमिट्स भी चेंज हो गए, देखो लिमिट्स भी अच्छी हो जाएंगी। अगर 0 डालोगे तो 0 आएगा, π/2 का पावर 1/3 डालोगे तो अपर लिमिट π/2 हो गई। x क्यूब को t पुट कर देंगे इंटू क्या आ जाएगा साइन
एक्स क्यूब को फिर से टी पुट कर दिया, और एक्स स्क्वायर डीएक्स को क्या पुट करोगे बेटा, dt डिवाइडेड बाई 3। अब ये बहुत आसान सा इंटीग्रल हो गया, आप जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इवेल्युएट कर लो। अगला देखते हैं A5। देखो A5 जो है ना बेटा और A7 जो है, दोनों में एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जो इंटीग्रल्स को इक्वल प्रूफ करना है ना उसके लिए, जैसे देखो A5 में A पार्ट तो सबका हो गया होगा, Q का वैल्यू π/4 आ रहा है, ये तो सबने निकाल लिया होगा यार, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा। आपको कैसे करना है, उसको इवेल्युएट करना है आपको, तो उसमें एक्स स्क्वायर को, यार देखो Q को इवेल्युएट करने के लिए पूरा नहीं करूंगा मैं, बस बता दे रहा हूं, 0 से लेकर के इन्फिनिटी x dx अपॉन नीचे 1 प्लस एक्स का पावर 4 लिखा है ना, x की पावर 4 को लिख लो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो यहां 2 लिख लो और यहां हाफ लिख लो। अब आप एक्स स्क्वायर को t बोल दो, तो 2x dx कितना हो गया dt, और नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, बड़ा आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा ये। तो q का वैल्यू तो आ जाएगा π/4। मेन पार्ट यहां पे ये है कि अपन प्रूफ कैसे करें कि p इक्वल टू r है, p इंटीग्रल और r इंटीग्रल को इक्वल प्रूफ करना है। p इक्वल टू r को कैसे प्रूफ करें, ऐसा जब भी आता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अपन p का पूरा वैल्यू निकाले, अपन r का पूरा वैल्यू निकाले और अपन बाद में बोले कि इक्वल है। अपन कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे सच दैट p इंटीग्रल है ना सीधे सीधे r में कन्वर्ट हो जाए, अपन को वैल्यू ही ना निकालना पड़े। दोनों में फर्क देखो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी है, दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स की पावर 4 है। फर्क क्या है कि p में ऊपर एक्स स्क्वायर है और r में ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं है, गायब कर दिया गया है। ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, ये जो p इंटीग्रल है ना, इसमें मैं एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करता हूं, 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4। मेरे को ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा सच दैट इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज ना हो। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज ना हो तो इससे मुझे ये स्ट्राइक हो रहा है कि x को 1/t बोल दो। अगर x को 0 डालोगे तो t का वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगा, और अगर x को टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो t का वैल्यू 0 बन जाएगा। बरोबर है, लिमिट्स तो सेम आएंगी, अपन माइनस साइन से एडजस्ट कर लेंगे उसको। साथ में dx कितना हो जाएगा, dx आपके पास हो जाएगा -1/t² dt, dx हो जाएगा -1/t² dt। अगर इसको आप इसमें यूज करते हो तो आपके पास क्या आएगा, p इंटीग्रल इक्वल टू t को आपने 1/x डाल रखा है, तो ये लिमिट्स उल्टी हो जाएंगी, इन्फिनिटी से लेकर के 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/t², और dx के बदले क्या डालोगे -1/t² dt डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 के बदले 1/t का पावर 4 हो जाएगा। कुछ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपने एलसीएम लिया ना, t का पावर 4 प्लस 1, t का पावर 4 ऊपर आ जाएगा और वो इन दोनों t स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। और आपको कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी P2 में क्या बोला था कि अगर अपन इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है एक माइनस साइन से चेंज हो जाता है। तो ये जो माइनस साइन है, इसको यूज करके मैं इसकी लिमिट्स एडजस्ट कर लेता हूं, इसको मैं यूज करके इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी लिख देता हूं। एलसीएम लेके t का पावर 4 ऊपर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा dt और नीचे बचेगा 1 प्लस t का पावर 4। अरे बहुत बढ़िया, ये तो डायरेक्टली r इंटीग्रल बन गया सीधे सीधे। अपन को पता है P1 याद करो, P1 में क्या बोला था कि mere change of variable does not change the value of the integral। मैं dt अपॉन 1 प्लस t का पावर 4 लिखूं कि dx अपॉन 1 प्लस x का पावर 4 लिखूं, जब तक लिमिट सेम है और अंदर का फंक्शन सेम है, इंटीग्रल सेम आने वाला है। तो इससे अपन ने प्रूफ कर दिया p और r इक्वल है। वैल्यू निकालना तो आपको आता ही है ना, तो इससे आप फिर c पार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन अगला सवाल। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर A6। अब A7 मेरे से उम्मीद मत करना, A7 भी एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको करना है। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब A6 देखते हैं। अब A7 की मेरे से उम्मीद मत करना, A7 आपको एग्जैक्टली एज इट इज वैसे ही करना है जैसे अपन ने A5 किया हुआ है। जैसे A5 में अपन ने कैसे सब्स्टिट्यूशन यूज किया, A7 में भी आप देखो, पहले A7 देख लेते हैं फिर A6 पे आते हैं। A7 में देखो, दोनों इंटीग्रल को जो इक्वल प्रूव करना है उसमें डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों के, केवल ऊपर से x गायब हुआ है और लिमिट 0 से इन्फिनिटी है दोनों में, तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा सच दैट लिमिट भी सेम रहे और वो x गायब हो जाए। फिर से सेम सब्स्टिट्यूशन, x को आप क्या डाल दो 1/t डाल दो, तो डायरेक्टली वो दूसरा इंटीग्रल बनेगा, और उस इंटीग्रल की तो वो दो इंटीग्रल इक्वल प्रूव हो जाएंगे। और उनकी वैल्यू निकालनी है तो आप कोई भी एक इंटीग्रल पकड़ के उसमें x को tan थीटा डाल दो तो उस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो A7 ऐसे होगा। एक बार A6 देख लेते हैं अपन। A6 चलो क्वेश्चन नंबर A6 में क्या करना है, f कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, f कंटिन्यूअस है, f ऑफ 0
इक्वल टू 0 दिया है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। मतलब फंक्शन कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग है, और 0 से 1 में इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स कितना दिया है बेटा, 1/3 दिया है। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एफ इनवर्स एक्स डीएक्स। ठीक है, अपन को पता है कि मियर चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। एफ इनवर्स वाई डी वाई के बदले एफ इनवर्स एक्स डीएक्स लिखो, एक ही बात है वो। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए अपन थोड़ा ग्राफ का यूज करते हैं। अपन को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। और अपन को इसमें थोड़ा सा इनवर्स का भी ज्ञान चाहिएगा, इनवर्स का भी इंफॉर्मेशन चाहिएगा। आपको पता है कि एक फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ दोनों एक दूसरे की y इक्वल टू एक्स में क्या होते हैं, इमेज होते हैं। ये 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है और ये 1 पे वैल्यू 1 दे रहा है। जो अपना फंक्शन है वो 1 पे वैल्यू 1 दे रहा है, और वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है। तो मैं कोई भी एक रफ ग्राफ बना लेता हूं, मान लो कि ये अपना जो फंक्शन है, ये एफ एक्स है। ठीक है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। तो अगर ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स है, 0 पे वैल्यू 0 है और 1 पे वैल्यू 1 है, 1 पे वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अगर ये एफ एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स कैसा बनेगा भाई, इसी का इमेज होगा y इक्वल टू एक्स में। ये एफ इनवर्स एक्स है, ये एफ इनवर्स एक्स है। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है बेटा, एफ इनवर्स एक्स का। और अपन को कुछ एरिया दिया हुआ है, क्या बोला है कि 0 से 1 में एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो 1/3 आ रहा है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया अपन को कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। और अपन को पूछ क्या रहा है कि 0 से 1 में अब एफ इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा। एफ इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करने का मतलब कौन सा वाला एरिया निकालना है। देखो यहां पे मैं अलग से बनाता हूं, ये y इक्वल टू एक्स है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये एफ इनवर्स एक्स है, ऐसा ये एफ इनवर्स एक्स है। मतलब अपन को ये वाला एरिया निकालना है। अब ये वाला एरिया कैसे निकाले, ध्यान से सोचो कि फंक्शन, ये फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया दबा हुआ है 1/3, एग्जैक्टली वही इनवर्स और वाई एक्सिस के बीच का एरिया होगा। मतलब क्या मैं बोलूं कि ये वाला जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं ना, ये वाला जो एरिया, क्या आपको इस बात की फील आ रही है कि ये डॉट डॉट वाला जो एरिया है ना, ये भी 1/3 होगा। फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है वही उसके इनवर्स और वाई एक्सिस के बीच का एरिया होगा। आप खुद सोच के देखो। तो क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये वाला जो डॉटेड वाला एरिया है, ये डॉटेड वाला जो एरिया है, ये डॉटेड वाला एरिया 1/3 है, तो अगर मुझे ये शेडेड निकालना है तो क्या मैं बोलूं, इस स्क्वायर के एरिया में से ये 1/3 वाला एरिया सबट्रैक्ट कर लो तो अपन को शेडेड मिल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, 1 × 1, बेस 1 है, हाइट 1 है, उसमें से क्या सबट्रैक्ट कर दो, ये डॉटेड पार्ट का एरिया कितना है 1/3, तो 1 - 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। मतलब एफ इनवर्स एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कितना है 2/3। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का ए सेक्शन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का ए सेक्शन। A1 बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता है। A2 में क्या करना है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। A2 देख लेते हैं, पार्ट 2 का ए सेक्शन देख रहे हैं अपन। A2 वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 dx अपॉन, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है x² + 2x cos अल्फा। अब देखो यहाँ पे अगर cos² अल्फा होता ना साथ में तो ये होल स्क्वायर बन जाता। तो इसीलिए यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, 1 को मैं लिख लेता हूँ cos² अल्फा, जो 1 लिखा था उसको मैं लिख लेता हूँ cos² अल्फा + sin² अल्फा। और साथ में आपको क्या दिया है, अल्फा कहां से कहां लाई कर रहा है, अल्फा 0 से π/2 में लाई कर रहा है। ये आपको क्वेश्चन में इन्होंने देके रखा है। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें मिला के क्या बन जाएंगी, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 dx अपॉन, जो 1 था उसको cos² अल्फा + sin² अल्फा लिख लिया, तो ये हो जाएगा x + cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बच जाएगा sin² अल्फा। तो ये क्या है, 1 / x² + a² के फॉर्मेट का है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/sin अल्फा tan इनवर्स x + cos अल्फा x/a प्लस c आएगा, लेकिन डेफिनेट है तो अपन को उसकी चिंता नहीं करनी है, लिमिट है 0 से 1। बस इसमें लिमिट डाल दो, आंसर आएगा आपके पास। 1/sin अल्फा को आप बाहर रहने दो, 1/sin अल्फा को आप बाहर रहने दो। 1 डालोगे आप, जब इसमें 1 डालने से क्या होगा, इसमें आएगा tan इनवर्स 1 + cos अल्फा अपॉन नीचे आ जाएगा sin अल्फा। ठीक है, फाइनल माइनस 0 डालोगे तो आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ
कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब इस चीज को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसको आप हाफ एंगल में लेके जाके सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर आएगा। जैसे 1 प्लस कॉस अल्फा को क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा को क्या लिख लोगे, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो आप देखो ऊपर नीचे से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, ऊपर कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा और नीचे साइन अल्फा बाई 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, कॉट अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे अंदर आपके पास आएगा, एक और स्टेप लिख देता हूं मैं, यहाँ पे नीचे 1 अपॉन साइन अल्फा तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा बाई 2 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ अंदर सीधे सीधे कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा। तो अब आपको पता है कि आप tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। तो इसको लिख लो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट अल्फा बाई 2 और इसको लिख लो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट अल्फा। तो आप देखो कॉट इनवर्स है और अंदर कॉट लिखा हुआ है तो वो बहुत आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A3, यार A3 बहुत आसान है। देखो 0 से 1 में डेफिनेशन अलग है और 1 से बड़े पे डेफिनेशन अलग है। मैंने आपको सिखाया था P3 में क्या बोला था कि जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है अपना इंटीग्रल वहां वहां पे चेंज होने वाला है। तो अगर अपन देख लें A3 बस हल्का सा, 0 से 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स जो लिखा था उसको आप तोड़ दो 0 से 1 एक्स स्क्वायर एफ एक्स और प्लस दूसरा इंटीग्रल तोड़ दो 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इधर भी dx। तो अब देखो 0 से 1 में fx की डेफिनेशन अलग है, वहां पे दी हुई है, 1 से 2 में अलग है, दोनों डेफिनेशन को यूज करो, आंसर आएगा। A4 में इंटीग्रल 0 से 1, A4 में क्या करना है, A4 भी फटाफट देख लेते हैं, बाय पार्ट्स लगा लो। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 x इंटू एफ डबल डैश 2x dx। ठीक है यार, इसको सिंपल सी बात है, ये f डबल डैश है तो इसको इंटीग्रेशन में लेंगे, इसको डिफरेंशिएशन में लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एफ डबल डैश 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ डैश 2x डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव 2 और इसके ऊपर इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब एफ डैश 2x डिवाइडेड बाय 2 पूरे का dx। ठीक है, तो आप देखो यहां पे कितना आएगा, 1 डालोगे तो आपके पास आएगा हाफ इंटू एफ डैश ऑफ 2 और 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, एफ डैश 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, माइनस यहां पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ डैश ऑफ 2x, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाय नीचे एक और 2 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा और इसके ऊपर लिमिट डाल दो 0 से 1। तो आप देखो 1 डालोगे तो एफ ऑफ 2 बनेगा, 0 डालोगे तो एफ ऑफ 0 बनेगा, दोनों की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ फिर से उस बात के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है कि जहां जहां पे अंदर वाले की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां वहां पे इंटीग्रल ब्रेक करो। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई मॉड ऑफ 1 प्लस 2 कॉस एक्स dx। अब देखो अंदर वाली जो चीज है वो नेगेटिव कब होगी, अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं cos x का ग्राफ तैयार करूं यहां पे, तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, मेरे को बस 0 से लेकर के पाई तक के लिए चाहिए, 0 से लेके पाई में, यहां पे 2 पाई बाई 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 पाई बाई 3 पे, 2 पाई बाई 3 पे आप देखोगे इसकी वैल्यू माइनस हाफ आएगी। अब 2 पाई बाई 3 से पाई में क्या होने वाला है, 2 पाई बाई 3 से पाई में cos x का वैल्यू माइनस हाफ से छोटा रहेगा। अगर cos x का वैल्यू माइनस हाफ से छोटा रहेगा तो ये अंदर वाला आदमी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए अंदर वाले की डेफिनेशन चेंज होगी, तो अपन इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे। पहला इंटीग्रल आएगा 0 से लेकर के 2 पाई बाई 3, अगर x 0 से 2 पाई बाई 3 में है तो cos x का वैल्यू माइनस हाफ से बड़ा है, तो ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव रहेगा तो मॉड प्लस साइन से खुल जाएगा, तो 1 प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ था। और 2 पाई बाई 3 से 2 पाई में, 2 पाई बाई 3 से लेकर के 2 पाई में, पाई में अंदर वाला आदमी नेगेटिव होगा तो मॉड किस साइन से खुल जाएगा, माइनस साइन से, तो इधर माइनस लगा दो, 1 प्लस 2 cos x dx। अब दोनों इंटीग्रल आप इवेल्युएट करके आंसर निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ चलो, ये अभी अपन ने A5 देखा, अब A6 आपको आ गया होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर लो। पहला इंटीग्रल 2 पे चेंज होगा क्योंकि मॉड x माइनस 2 है, और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपको सिखाया था पिछली बार कैसे डील करना है। ये मत भूलना एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है, तो अगर आपको दोनों के ग्राफ आते हो तो फट से चुटकी में आंसर आएगा। x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ वी शेप का और -1 से 3 में उसका एरिया निकाल लो। ठीक है, A7 में क्या करना है यार, अब तो ये घिसा पिटा सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। 2/3 e का पावर x जो है ना, cos के अंदर जो लिखा है उसको t बोल दो। e का पावर x का फायदा ये है कि उसका डेरिवेटिव e का पावर x ही है, तो ऊपर जो e का पावर x dx है वो dt बन जाएगा
और नीचे आपके पास 1 माइनस कॉस टी आएगा, तो उसको लिख लो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 और आराम से इंटीग्रल इवेल्युएट करो। A8 देखते हैं अपन, A8 क्वेश्चन नंबर A8, क्वेश्चन नंबर A8। A8 में क्या करना है, I1 इंटीग्रल इक्वल टू क्या दिया हुआ है, I1 इंटीग्रल इक्वल टू दिया हुआ है E से लेकर के E स्क्वायर, E से लेकर के E स्क्वायर dx अपॉन नीचे लिखा है ln x, और I2 इंटीग्रल क्या दिया हुआ है, I2 इंटीग्रल दिया हुआ है 1 से लेकर के 2 e का पावर x अपॉन x dx, और अपन को I1 और I2 में नाता बताना है। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको दो इंटीग्रल देके उनमें नाता पूछेंगे। मैं बार बार इस बात के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप दोनों की वैल्यू निकालो, आप बुद्धि लगाओ और आप इनमें रिलेशन निकालो। मेरे को एक इंटीग्रल को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे लिमिट देखो e है, यहाँ पे e स्क्वायर है, यहाँ पे 1 से 2 है, e ही गायब हो गया सीधे, और वहां पे ऊपर लॉग है ln है और नीचे e का पावर x के टर्म्स में आ रहा है। तुरंत चमकना चाहिए अपन को कि क्या किया जाए। अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले इंटीग्रल को अगर मैं पकड़ू, ln x को मैं t बोल देता हूं। आप सोचो अगर मैं x को e डालूंगा तो t का वैल्यू 1 आएगा जो कि ये है, e स्क्वायर डालूंगा तो t का वैल्यू 2 आएगा जो कि अपर लिमिट बन रहा है। फायदे में चल रहे हैं अपन। ln x का डेरिवेटिव, अच्छा x कितना हो जाएगा यहाँ पे e का पावर t, तो dx कितना हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा e का पावर t dt, सिंपल सी बात। तो पहला इंटीग्रल I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन e डाला तो लोअर लिमिट 1, e स्क्वायर डाला तो अपर लिमिट 2, dx के बदले लिखोगे e का पावर t dt डिवाइडेड बाय, नीचे लिखोगे ln x के बदले t। तो यार ये तो I1 जो है ये एग्जैक्टली सेम टू सेम I2 के जैसा बन गया। अपन को पता है कि मियर चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। भाई e का पावर x अपॉन x dx लिखूं कि e का पावर t dt अपॉन t लिखूं, 1 से 2 लिमिट है तो नहीं चेंज होने वाला है। बस तो I1 और I2 इक्वल आ गए। A9 यार बहुत इजी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो। x को फर्स्ट फंक्शन मान लो, sin x बाय cos क्यूब x को सेकंड फंक्शन मान लो, उसका इंटीग्रल आराम से होगा क्योंकि cos x को t बोलोगे ना तो माइनस sin x dx dt बन जाएगा, तो लग जाएगा बाय पार्ट्स। A10 दिखने में थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन सोचना है। जब भी ऐसे डरावने बड़े बड़े स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स आते हैं ना, तो आप क्या करो, मैं एक उसका टर्म लिख के बस बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन मान ले इंटीग्रेशन, तो ठीक है कैसे करोगे ये तो आप समझ जाओगे, बस इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स 4x माइनस 5, ठीक है। ये एक टर्म मैंने इसका पकड़ के लिख लिया, और फिर इधर प्लस के साथ लिखा है वही चीज, लंबी चौड़ी सी चीज, 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स 4x माइनस 5। दोनों में एक छोटा सा अंतर यही है कि इधर प्लस है और इधर बीच में माइनस है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये अंदर वाला स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, तो इसको क्या करते हैं 5 टाइम्स 4x माइनस 5, इस आदमी को मैं पी स्क्वायर बोल देता हूं, इस आदमी को मैं पी स्क्वायर बोल देता हूं। तो यहां से आप देखो, x की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास आएगा 4x इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5 प्लस 5, ये 5 नीचे आ गया, ये 5 ऐड में आ गया, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। क्योंकि मुझे 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय, यहां से एक 2 नीचे चला गया तो डिवाइडेड बाय 10। अगर इन चीजों को मैं यहां पे पुट करूंगा तो आपको दिखेगा जादू हो जाएगा। यहां पे अगर पुट करते हैं तो ये वाला टर्म क्या आएगा 2x के बदले आप लिख रहे हो पी स्क्वायर प्लस 25 बाय 10 माइनस ये वाली चीज पी स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा p, और ये वाला जो चीज है स्क्वायर रूट ऑफ वही सेम टू सेम आएगा पी स्क्वायर प्लस 25 बाय 10, और यहां पे कितना आ जाएगा प्लस का p आ जाएगा। अगर आप यहां पे एलसीएम लोगे तो आपको तुरंत दिखेगा पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा p माइनस 5 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर रूट, और यहां पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। देखो ये एक्सप्रेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे p माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे p प्लस 5 आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना था आपको, आगे dx था, dx को रिप्लेस करना मत भूलना यार, यहां से आप डिफरेंशिएट कर लो तो dx जो है वो p के टर्म्स में आ जाएगा और आप उसका इंटीग्रल बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। बस इस सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है। A11 में फिर से वही काम, e का पावर x को आप t बोल दो और सॉल्व करो। A12 भी आपको आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने इंडेफिनेट में सीखे होंगे। ऊपर नीचे किससे डिवाइड दे देना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है और सिंप्लीफाई करना है। A13 में सिंपल कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना लो, उसके नीचे का देख लो एरिया क्या आ रहा है, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर A14 में क्या दिया गया है, इंटीग्रल 0 से लेकर के इन्फिनिटी
ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वाला इंटीग्रल दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय 2, और अपन को किसका वैल्यू निकालना है, 0 से लेके इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर dx। यार अपन को तुरंत ये चीज चमकनी चाहिए कि क्या करना है, ऐसा थोड़ी है कि वैल्यू निकालने बैठेंगे, सब्स्टिट्यूशन का हथियार है अपने पास। देखो ये माइनस, यहाँ पे ये ए नहीं होता तो अपना काम हो जाता बड़े आराम से, तो आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो। ए एक्स स्क्वायर को क्या बोल दो आप, पी स्क्वायर बोल दो, तो यहां से आपके पास एक्स कितना आ जाएगा, पी डिवाइडेड बाई रूट ए आ जाएगा। डीएक्स अगर आप निकालोगे यहां से तो आपके पास क्या आएगा, 2ax dx इक्वल टू 2p dp, बरोबर है, ठीक है। और लिमिट्स डालोगे, x को 0 डालोगे तो p का वैल्यू 0 आएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर के बदले पी स्क्वायर बोल दिया, dx के बदले आप क्या लिखोगे, 2p dp अपॉन नीचे कितना आएगा 2ax, 2 और 2 गया, x को रिप्लेस कर सकते हो क्या, फिर से p डिवाइडेड बाई a, p डिवाइडेड बाई रूट ए, तो p डिवाइडेड बाई रूट ए ऊपर आ गया, तो p और p भी कैंसिल आउट हो गया, एक रूट ए कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे रूट ए आ गया, बस खत्म हो गया। ये 1 अपॉन रूट ए बाहर आ जाएगा, e का पावर माइनस पी स्क्वायर dp, mere change of variable does not change the value of the integral, तो ये e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू जो दी हुई है वही वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझ आई बात, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले वाला क्या दिया था, अगले वाले में दिया था A15, आप बड़े आराम से कर सकते हो, साइन सीरीज का प्रोडक्ट है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और साइन एक्स और साइन 3x को साथ में ले लो और सिंप्लीफाई करो। A16 अपन देख लेते हैं एक बार। A17 जो है बेटा वो अभी आप छोड़ देना, वो अपन आगे जब एरिया पढ़ेंगे तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि फंक्शन और उसके इनवर्स का एरिया कैसे निकालते हैं, तो तब करेंगे उसको। A16 अपन देख लेते हैं, fx इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर, एक्स साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और gx इक्वल टू दिया हुआ है एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ये कहां से कहां है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 से लेकर के 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज रिप्रेजेंट करता है। ए इंटीग्रल डिफाइन कर रखा इनने, इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 2 fx dx, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं, -1 से 2 fx अपने पास आ जाएगा x साइन एक्स स्क्वायर dx। मैं एक काम करता हूं, फील आनी चाहिए, ये एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव x इधर पड़ा है, इधर 2 लिखो इधर हाफ लिखो, तो इससे फायदा क्या होगा, आप एक्स स्क्वायर को इसमें t बोल दो, तो 2x dx कितना हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। तो अपना a इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, हाफ तो आगे है ही, इंटीग्रेशन -1 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर 1, 2 पुट करोगे स्क्वायर हो गया 4, 2x dx कितना बन जाएगा dt, और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, यहां पे आ जाएगा आपके पास sin t dt। ठीक है, और साथ में एग्जैक्टली सिमिलरली बी इंटीग्रल इन्होंने क्या दिया हुआ है, -1 से 2 gx dx। यार gx में आप करोगे एग्जैक्टली सेम टू सेम काम, तो gx dx में आपके पास क्या आ जाएगा, वहां पे cos x स्क्वायर है, x स्क्वायर को t पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा हाफ टाइम्स 1 से लेकर के 4 आपके पास आ जाएगा cos t dt। और अब वो आपको पूछ रहा है कि a और b इंटीग्रल में कौन इंटीग्रल जो है वो 1 से बड़ा है और कौन इंटीग्रल जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, साइन t का ग्राफ बनाते हैं। मैं एक दिखाता हूं, दूसरा आपको अपने आप समझ में आएगा। साइन t का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये साइन t का ग्राफ ऐसा बनेगा, 1 से 4 में ही मुझे देखने में इंटरेस्ट है। ये π/2 है, देखो ये π/2 है, और 4 मतलब देखो ये 2π है, ये पाई है और ये 3π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, तो 3π/2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो 4.5 के आसपास होगा। ठीक है, तो 4 उसके लेफ्ट में आने वाला है, सीधी सी बात है, 4 यहां कहीं पे आएगा, 4 यहां पे आएगा, और 1 जो है वो π/2 के लेफ्ट में आएगा, 1 जो है वो π/2 के भी लेफ्ट में आएगा, क्योंकि π/2 मतलब 1.57 होता है। तो मान लो ये 1 है और ये 4 है, तो अगर मैं 1 से 4 में इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं तो कौन सा एरिया आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है और एक तो ये वाला आ रहा है। अब आप मुझे सोच के बताओ कि ये वाला जो एरिया होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है। आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि ये जितना पार्ट ऊपर है ना, बट ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पार्ट नीचे है, आपको दिख रहा है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव वाला एरिया ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम है, तो ओवरऑल आंसर इसका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात।
और वैसे ही एग्जैक्टली सिमिलरली आप cos t के ग्राफ में भी बना के देख सकते हो, आप इंटीग्रेट करके भी देख सकते हो, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डायरेक्टली आप ग्राफ से देख लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। A17 क्वेश्चन आप अभी छोड़ दो, अपन जब एरिया पढ़ेंगे तब मैं उसमें समझाऊंगा फंक्शन और इनवर्स का एरिया कैसे निकालना है, नोट कर लो इनको। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं P1 P2 P3 के और क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, उसके बाद अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ सबने ये क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। पहले तो इनके आंसर्स दे देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है I इक्वल्स टू 4, इसका आंसर आ रहा है। इस इंटीग्रल का आंसर आ रहा है I इक्वल्स टू 3/4 और इस इंटीग्रल का आंसर आ रहा है I इक्वल्स टू π/2 माइनस π²/8। ठीक है, देख लेते हैं चलो एक एक करके सबको। सबसे पहला ये वाला, इसको कैसे करेंगे यार, x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है फ्रॉम -1 to 3, फ्रॉम -1 to 3। तो क्या होगा इसमें, एक काम करते हैं, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, x प्लस हाफ को t बोल देते हैं ताकि अपने लिए आसानी हो जाए देखने में चीजों को। तो इससे क्या है कि dx इक्वल टू dt आ जाएगा और अपना जो इंटीग्रेशन का लिमिट्स है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल -1 रखोगे तो ये लोअर लिमिट -हाफ आ जाएगा और 3 रखोगे तो 3 रखने से ये कितना आ जाएगा बेटा 7/2 आ जाएगा अपर लिमिट। ये कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ को आपने t बोल दिया है और dx के बदले कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। खत्म कहानी। अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपको ब्रेक करना पड़ेगा भाई। कौन से इंटरवल में, i इक्वल्स टू, पहला इंटीग्रल क्या आएगा -हाफ से 0, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 हो जाएगा तो -1 dt। फिर दूसरा इंटीग्रल क्या आएगा 0 से 1, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा तो 0 dt। फिर तीसरा इंटीग्रल क्या आएगा, तीसरा इंटीग्रल आएगा 1 से 2, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 1 dt। फिर क्या आएगा 2 से लेकर के 3, इसमें 2 dt हो जाएगा और ये 7/2 मतलब 3.5 होता है। तो लास्ट वाला इंटीग्रल क्या आ जाएगा बेटा 3 से लेकर के 7/2, वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3 तो 3 dt। देखो ये ऐसे अपन ने अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लिया। अब हर एक इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लो और आप वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, I इक्वल टू 4 मिल जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर t का ग्राफ बना लो और उसके नीचे जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उन रेक्टेंगल्स के एरियाज ऐड कर लो। पिछले क्लास में भी ये चीज सिखाई थी। तो आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे, यहाँ पे इसलिए ऐसे किया है ताकि आपको ब्रेक करना है, आपको समझ में आना चाहिए ब्रेक कहाँ पे करना है और कैसे करना है। ठीक है, वरना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t का ग्राफ बना के आप बड़े आराम से रेक्टेंगल्स के नीचे का एरिया निकाल सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं अगले वाले को। x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इंटरवल्स यहां पे ब्रेक कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू आप x² को t डाल के भी कर सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्टली आप सोच पा रहे हो तो बढ़िया है। अगर आपका x 0 to 1 में लाई करेगा, अगर आपका x 0 to 1 में लाई करेगा तो x² कहां से कहां लाई करेगा। आप सोचो अगर x 0 to 1 में लाई कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी तो 0 से 1 में लाई करेगा, बाउंड्रीज को छोड़ के, 1 को छोड़ के। तो तभी क्या मैं बोलूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो पहले मैं ये तोड़ता हूं, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx। ठीक है, यहां पे मुझे पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली चीज कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 to 1 में है तो उसका स्क्वायर भी 0 to 1 में होगा। अब आगे अगला इंटीग्रल अपन 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से मैं इसकी अपर लिमिट क्या लूं, ताकि ये जो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहना चाहिए बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आना चाहिए। क्योंकि देखो 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। कब तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 आएगा, खुद सोच के देखो कि जब आप इसमें x के बदले √2 डालोगे तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो, 1 से √2 के बीच के जितने नंबर्स है उनका अगर आप स्क्वायर करोगे तो उनका स्क्वायर 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो 1 से √2 के बीच के सारे नंबर्स का जो स्क्वायर है वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो तभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 समथिंग होता है, जो कि 3/2 से तो छोटा ही है। 3/2 मतलब कितना हो गया आपके पास, 1.5 हो गया। अब अगला इंटीग्रल अपन स्टार्ट करेंगे √2 से। अब √2 से आप सोचो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक ये 2 रहेगा,
√3 अगर आप डालोगे √3 तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 बनेगा। लेकिन किंतु यहां पे तो अपर लिमिट 3/2 है, 3/2 मतलब 1.5 और √3 मतलब 1.73 तो एक्सीड कर गया, तो अपन को √3 तक नहीं जाना है, √3 तक नहीं जाना है, अपन कहां तक जाएंगे 3/2 तक जाएंगे, ऐसे अपन को ब्रेक करना है। और इस केस में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। तो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, ये तो 0 हो गया, ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। यहां पे अपने पास कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर के √2, ये 1 हो जाएगा तो x dx इसको इवेल्युएट कर लो, और प्लस दूसरा इंटीग्रल ये 2 हो जाएगा 2x dx, कहां से कहां √2 से लेकर के 3/2 तक। तो इसको इवेल्युएट करके आंसर निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं यार। इसमें मैं बोलूंगा कि फिर से 2 मेथड है। मेथड 1 आप उसको ब्रेक करो। ब्रेक आप करोगे, आपको पता है कि जब आपका x -π/2 से π/2 में लाई करेगा तो साइन इनवर्स साइन x का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, आपको पता है ये चीज। जब अपना x जो है वो π/2 से 3π/2 में लाई करेगा तो साइन इनवर्स साइन x का डेफिनेशन कितना हो जाएगा, π-x हो जाएगा। और लास्ट में जब 3π/2 से 2π में लाई करेगा तो उसका डेफिनेशन कितना हो जाएगा, x - 2π dx, बरोबर है। अब आप इस हर एक इंटीग्रल को अलग से इवेल्युएट करो और आप उसका आंसर निकालो, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है, सबको पता है। तो यार उसका ग्राफ बना लो, कितने आराम से हो जाएगा। देखो अगर अपन ग्राफिकली इसको देखें तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, मुझे -π/2 से π/2 में इंटरेस्ट है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये देखो ये -π/2 है, ये -π/2 है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है, मुझे 2π तक ही इंटरेस्ट है। मुझे साइन इनवर्स साइन एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए -π/2 से 2π में। तो कौन सा रीजन आएगा, एक तो ये वाला रीजन आएगा, फिर ये वाला रीजन आएगा और साथ में ये वाला रीजन आएगा। यार डेफिनेट इंटीग्रल मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज है, जितना इधर ऊपर है उतना ही नीचे है, तो वो तो कैंसल आउट हो गया। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, बस इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू -π/2 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/2, तो एरिया कितना हो जाएगा, देखो माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि नीचे है, सिंपल सी बात है, अपन डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहे हैं तो वो नीचे की साइड है तो नेगेटिव के साथ आएगा। हाफ इंटू बेस कितना हो गया π/2 इंटू हाइट कितना हो गया π/2, तो ये कितना हो जाएगा -π² डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, समझ आई बात। तो ये सारे P1 P2 P3 के ऊपर क्वेश्चंस थे, तो मैं उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ आ गया है, नोट कर लो इनको। तो बच्चों इसी के साथ अपन लेक्चर 2 को एंड करते हैं। आज अपन ने होमवर्क डिस्कस किया और अपन ने P1 P2 P3 के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस किए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और कहाँ पे आपको ब्रेक करना है इंटीग्रल को ये आपको अच्छे से समझ आए, P3 को कैसे यूज करना है। तो आज की क्लास का आपका होमवर्क रहेगा, आपको एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बी सेक्शन में से B1 से B4, पार्ट 1 के बी सेक्शन में से क्वेश्चंस B1 से B4 करने हैं और पार्ट 2 के बी सेक्शन में से B1 B2 क्वेश्चंस करने हैं। P1 P2 P3 जो है वो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है, आगे जो भी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे तो इनको तो यूज करेंगे ही करेंगे, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी क्वेश्चंस अपन ने करे अच्छे से उनको पढ़ लेना, ठीक है।